नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार संदिग्धों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर बड़े पुल और रेल की पटरियां भी थी। यही नहीं, संदिग्धों को पुलों और रेल की पटरियों को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए संदिग्ध आतंकी ट्रेन और उनके चलने की टाइमिंग भी जमा कर रहे थे। खबर यह भी है कि मुंबई 1993 बम ब्लास्ट की तर्ज पर ही इन धमाकों को अंजाम देने की साजिश थी और ये जानकारी संदिग्ध आतंकी ओसामा और जिशान से पूछताछ के बाद सामने आई है। और स्पेशल सेल के दफ्तर से बाहर से आनंद तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद है। आनंद, क्योंकि ट्रेनिंग इस बात को लेकर भी इन्हें दी जा रही थी कि किस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करना है, पुल को उड़ाना है, तो क्या कोई सटीक जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म इनके निशाने पर थे, कौन कौन से पुल इनकी फेहरिस्त में थे जिन्हें नुकसान करना था? जी देखिए, बिल्कुल जो बड़े रूट की जो ट्रेनें हैं, जो बड़े रूट के रेलवे ट्रैक हैं, ब्रिज हैं, वो इन लोगों के निशाने पे थे और इन्हें जो पाकिस्तान में जो आर्मी और आईएसआई के जो एक सेफ हाउस में जो ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें बाकायदा AK-47 चलाने के अलावा विस्फोटक कैसे बनाया जाए, उसे कैसे प्लांट किया जाए, कैसे फिजिकल तौर पर अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग ये भी दी गई थी कि भारतीय रेल को निशाना बनाना है। और हम लगातार बता रहे हैं कि खुरासान मॉड्यूल इसी पैटर्न पर लो इंटेंसिटी के धमाके पहले कर चुका है। तेलंगाना पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों को कई इस तरह के इनपुट दिए थे, जिसमें कि लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट भी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुए थे, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें और है कि जिस तरह से अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल इस बार आईएसआई ने किया है, अंडरवर्ल्ड ने जिस तरह से उसकी साख कम हो रही थी लगातार अंडरवर्ल्ड की, और एक तरीके से अंडरवर्ल्ड ने जितने भी ऑपरेशन को हिंदुस्तान में अंजाम देने की कोशिश की 1993 ब्लास्ट के बाद, उसमें से अधिकतर जो ऑपरेशन थे वो उनके खराब हो चुके थे। यहाँ पर देखिए, सीधे तस्वीरें मैं ऋतिका आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये अधिकारी जो हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी जो हैं आतंकवादियों से पूछताछ करने आ रहे थे। और देखिए, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और पूरी टीम के साथ यहाँ से वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई ATS की टीम अभी भी अंदर है, जो लगातार आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। और इस तरह से मैं आपको बता था कि अंडरवर्ल्ड लगातार भारत में दंगे कराने की प्लानिंग रच रहा था। जो राइट विंग के जो हिंदूवादी नेता हैं, उनको टारगेट करने की लगातार अंडरवर्ल्ड की कोशिश रही है। चाहे इसके पहले स्वामी चक्रपाणी का मामला उठा लें या तारिक फतेह को आप ले लें, जो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, उनको टारगेट करने के लिए यहाँ पर वेपन छोटा शकील भेजे थे। लेकिन आनंद, यानी कि आतंक के साथ साथ दंगा फैलाने की भी ये बड़ी साजिश थी और बहुत से ऐसे पुल, बहुत से ऐसे ट्रेन प्लेटफॉर्म्स थे जो कि इनके टारगेट पे थे। लेकिन अभी भी मुंबई ATS लगातार इन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। आपका रुख करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के राशिद अल्वी ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसे सुन लीजिए। जब इलेक्शन नजदीक आता है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कुछ अरसे के बाद अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। गुजरात के अंदर बशीर नाम के लड़के को पकड़ा गया, अदालत ने छोड़ दिया। सूरत के अंदर 127 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। 19 साल के बाद सूरत की अदालत ने सबको छोड़ दिया और 5 लोगों ने जेल में दम तोड़ दिया। अक्षरधाम के 6 लोगों को पकड़ा गया। अक्षरधाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 6 के 6 को छोड़ दिया। कौन है इनके लिए जिम्मेदार? 2 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने देश के अलग अलग शहरों में जिन भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। अब जांच के बाद पता चला है कि इस टेरर मॉड्यूल को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ऑपरेट कर रहा था। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें 3 की गिरफ्तारी यूपी से हुई। इसके साथ ही मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 ओसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो आप देखिए, ये 6 संदिग्ध जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे अहम, जिशान और ओसामा
जो कि लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे करते हुए ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को पूरे देश में अंजाम देना था। चुनावी राज्य उनके टारगेट में थे और यूपी से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इसके साथ ही कई ऐसे स्लीपर सेल है जो कि अलग अलग स्टेट में मौजूद हैं और इसी तरीके से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान से भारत लौटे हैं। आनंद तिवारी का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, इन 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उन स्लीपर सेल की गिरफ्तारी करना, क्योंकि अभी फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि वो किस स्टेट में है, किस जगह पर है। ऐसे में किस तरीके से सर्च ऑपरेशन उनको लेकर चलाया जाएगा, या फिर अभी इंतजार किया जाएगा कि पूछताछ में क्या क्या लोकेशंस वो सामने रखते हैं? जी देखिए, उसके पहले मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ इंस्पेक्टर से लोधी कॉलोनी दफ्तर की। आप जो 3 अधिकारियों को देख रहे हैं, यही मुंबई एटीएस के अधिकारी हैं जो पूछताछ करके अब बाहर निकल चुके हैं। इन्होंने समीर, जो सीधे तौर पर 20 साल से अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था, जो अनीस इब्राहिम से वीओआईपी कॉल के जरिए बात करता था, उससे पूछताछ जो है स्पेशल सेल के साथ ये 3 ऑफिसर जो आप सिविल ड्रेस में देख रहे हैं, उनके साथ पूछताछ करके अधिकारी बाहर निकले हैं। और ये तमाम रिपोर्ट जो है एटीएस चीफ जो महाराष्ट्र के हैं, उन्हें ये तमाम जानकारी साझा की जाएंगी कि क्या कुछ खुलासे उसने किए हैं और किस तरह की जानकारी स्पेशल सेल के साथ साझा की है। लगातार हम पहले से बता रहे हैं कि जितनी भी, अगर आईबी की बात की जाए, खुफिया एजेंसियों की बात की जाए, वो लगातार 6 आतंकवादियों से पूछताछ कर रही हैं। और जैसा आपने बताया कि जो बंगला बोलने वाले जो संदिग्ध थे, उनको लेकर लगातार स्पेशल सेल के सूत्र ये बता रहे हैं कि वो बंगला बोलने वाले 15 से 16 जो लड़के थे, हो सकता है कि वो बांग्लादेशी हों या वो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हों और स्लीपर सेल के तौर पर वो हिंदुस्तान में कहीं मौजूद हों। स्पेशल सेल के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुछ बंगला बोलने वाले लड़के हो सकता है कि अभी भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हों, उन्हें वहां पर हार्डकोर टेररिस्ट के तौर पर वहां पे उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही हो। लेकिन अब जिस तरह से ये ऑपरेशन का खुलासा हो गया है, तो पाकिस्तान जरूर थोड़ी देर से सहमा होगा कि किस तरह से जो लड़कों को ट्रेनिंग करने उन्होंने पाकिस्तान बुलाया था, उन्हें वापस भारत अब कैसे भेजा जाएगा, क्योंकि एक रूट का जो है वो एजेंसी को पता चल चुका है कि कैसे मस्कट से पानी के रास्ते उन्हें पाकिस्तान तक ले जाया गया। जो बोट थी, वो बोट क्या पाकिस्तान से आई गई थी या वो बोट मस्कट की थी? उसमें कौन कौन लोग सवार थे? क्या पाकिस्तान से कोई एक ऐसा ग्रुप आया था, कोई ऐसा एक मेंबरों का ग्रुप आया था जिन्हें इन लड़कों को पाकिस्तान तक ले जाने में मदद की और वहां पर उनकी ट्रेनिंग हुई? तो ये पूरा एक मॉड्यूल को लेकर अब जो 6 आतंकी हो, जिसमें 2 आतंकी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसान और ओसामा, जो पाकिस्तान गए थे, वो क्या क्या खुलासे करेंगे आने वाले दिनों में? इस नए मॉड्यूल का खुलासा तो हो चुका है, जिसमें सीधे तौर पर गठजोड़ यहाँ पर पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम की कंपनी का नजर आ रहा है। लेकिन अब इसके तार किस तरीके से आगे जुड़ते हुए नजर आते हैं वो देखना होगा। आनंद, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आरोप ये है कि पकड़े गए 6 संदिग्धों में जिशान और ओसामा पाकिस्तान भी गए थे और उन्होंने वहां आतंकी ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक जिशान और ओसामा भारत से पहले ओमान के मस्कट गए, जहां पर वो 10 दिनों तक क्वारंटीन रहे और इसके बाद दोनों समंदर के रास्ते ईरान गए और फिर समंदर के रास्ते ही पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के कराची में दोनों ने आतंकी ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर भारत लौटे। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस और मुंबई एटीएस की टीम इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 3 लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पहला संदिग्ध गिरफ्तार आतंकी ओसामा का पिता उबैदुर है, जो दुबई से सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और वो काफी समय से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचने में जुटा हुआ था। यही नहीं, उबैदुर नाम का वो संदिग्ध अनीस इब्राहिम के साथ मीटिंग भी कर चुका था। दूसरे संदिग्ध का नाम हुमैद है, जो ओसामा का चाचा है। हुमैद ने ही ओसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजा था। इसके अलावा जांच एजेंसियां बांग्ला भाषा बोलने वाले उस आदमी की तलाश कर रही हैं जो 15 बांग्ला भाषा बोलने वाले संदिग्ध आतंकियों का हैंडलर है। आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, अब 3 संदिग्धों की तलाश भी तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये तीनों ही मददगार साबित हुए हैं ओसामा और जिशान के, जो कि सीधे तौर पर इनके ही परिवार वाले हैं। तो ऐसे में किस तरीके से इनकी तलाश जारी है?
देखिए, लगातार इनके परिवार से इनपुट जुटाए जा रहे हैं और जो मोबाइल फोन रिकवर हुए हैं उसका डाटा खंगाला जा रहा है, उसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है कि किन किन नंबरों से इन संदिग्ध आतंकवादियों के पास फोन आते थे, किस तरह से ये व्हाट्सएप के जरिए या अलग अलग ऐप के जरिए उनसे संपर्क करते थे। और जैसा कि अनीस इब्राहिम के बारे में बताया जा रहा है कि जो लाला और जो समीर थे, जो 2 लड़के हैं, वो लगातार अंडरवर्ल्ड के संपर्क में थे और उनसे लगातार उनकी बातचीत होती थी। 20 साल से उनका उसके साथ अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुक था और अंडरवर्ल्ड के नाम पर छोटे मोटे सेटलमेंट के काम मुंबई में कराते थे। मुंबई एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का खुलासा किया है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से बताया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी थे कि रामलीला और नवरात्रे इनके निशाने पे थे, तो देखना ही होगा कि जो स्लीपर सेल है जो अभी भी भारत के अलग अलग इलाकों में एक्टिव है, उनकी किस तरह की भूमिका है, वो आगे क्या किस तरह के क्या कुछ वारदातों को अंजाम ना दे पाए, उसके पहले उनकी गिरफ्तारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी को लेकर कल दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम राज्यों के जो एटीएस के चीफ हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो शामिल होंगे और इस बात पर चर्चा की जाएगी। इस बात का वहां पर चीजों को शेयर किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर किया जाएगा कि किस तरह से जो और स्लीपर सेल हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर मौजूद हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। और आने वाले वक्त में जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएंगी मोबाइल फोन की, वो काफी महत्वपूर्ण होंगी कि उसमें क्या क्या चीजें और निकलकर सामने आती हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का एक पहले से पैटर्न रहा है, जो एजेंसी बताती है कि जिन जिन लोगों को ट्रेनिंग कराई गई है वो ट्रेनिंग इतनी गोपनीय रखी जाती है कि जो बिल्कुल ट्रेनिंग तो पाकिस्तान के पैटर्न के तहत ही करवाई गई है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए फंडिंग जो है सीधे तौर पर डी कंपनी कर रही थी। आपके पास लौटेंगे आनंद तिवारी, लेकिन आतंक के इस मॉड्यूल के 4 संदिग्ध आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें यूपी एटीएस ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की मदद से धर दबोचा। अब इस मामले में यूपी पुलिस गिरफ्तार लोगों के कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है और इसी मुद्दे पर न्यूज 18 की टीम ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल से खास बातचीत की है। सुनिए जरा। कितनी बड़ी कार्रवाई है और आगे किस तरह से यूपी पुलिस को और अलर्ट रहने की जरूरत है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है और इसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने एक तालमेल बिठा के इन लोगों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ जारी है और हमें आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। बाकी आगे आने वाला समय चुनौती से भरा है और हमें इस तरह के लोगों से सजग रहना है। सर, प्रयागराज से भी 2 युवक पकड़े गए हैं संदिग्ध जिनके कनेक्शन मिले हैं, तो किस तरह से और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको और चौकन्ना रहने की जरूरत है और इनके कनेक्शन को और तलाशा जाएगा? यूपी पुलिस में क्या कार्रवाई करेगी? इन सभी से पूछताछ की जा रही है और इसमें इनके जो लिंकेजेस हैं, जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस, इनको फॉलो किया जाएगा और भी सफलता मिलने की उम्मीद है। सर, ये माना जा रहा है कि चुनाव के पहले और तमाम धार्मिक स्थल, कई शहरों को निशाना बनाए जाने के या धार्मिक स्थलों को, तो क्या और सुरक्षा की व्यवस्था और पुख्ता किया जाएगा? किस तरह की रणनीति रहेगी कि और फुल प्रूफ व्यवस्था हो सके? सभी जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं उन सबको इसमें चौकन्ना कर दिया गया है, सचेत रहने के लिए किया गया है और तमाम कदम उठाए जाएंगे कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। सर, एटीएस की बात करें तो यूपी एटीएस का भी सराहनीय कार्य रहा है, क्योंकि इस मामले में पूरी तत्परता से जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी उसके साथ कार्रवाई की गई और ये इंटेलिजेंस जो इनपुट था उसके आधार पर। तो आगे किस तरह से और जो शहर जहां पर पकड़े गए हैं लोग, उनमें और भी क्या कुछ छानबीन की जा सकती है अभी आगे? जैसी भी डेवलप होंगी सूचनाएं और इनसे पूछताछ के बाद में जो भी जानकारी मिलेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। आनंद तिवारी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आनंद, देखिए जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनमें अगर ज्यादातर संदिग्धों की बात की जाए तो उनकी उम्र 20 से या 30 साल की उम्र के बीच में है, यानी कि युवाओं को टारगेट किया गया था, उन्हें बरगलाया गया था, उनका ब्रेन वॉश किया गया था। क्या पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि लालच किस चीज का दिया जाता था उन्हें, क्या कुछ कहा जाता था? देखिए, बिल्कुल जो पहले दिन की पूछताछ थी जीशान और ओसामा की, स्पेशल सेल ने यही फोकस करा कि फंडिंग किस तरह से इनको होती थी और किस तरह से इन्हें लालच दिया जाता था। उसमें ये जानकारी निकल के सामने आई है कि जब पाकिस्तान इन दोनों लड़कों को ले जाया गया तो केवल ये लड़के जिहाद के नाम पर पाकिस्तान गए थे और उन्हें इतना बरगलाया गया था भारत के खिलाफ कि इन्होंने पाकिस्तान जाने की ठानी। इनका बाकायदा पासपोर्ट इनके पास पहले से था, ये खजूर का बिजनेस करते थे और लगातार इनका दूसरे देशों में जाना था। उसके बाद इन्हें बाकायदा पानी के रास्ते वहां ले जाया गया, वहां पर इनकी हार्डकोर ट्रेनिंग हुई है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि वहां पर इनकी हार्डकोर ट्रेनिंग हुई है। और जो आर्मी के जो अफसर थे उन्होंने अपना नाम और अपना ओहदा गलत बताया
जो कई ऐसे वहां पर लोग थे जो वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने 15 दिन की अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग जो है इन लड़कों को दी, और उसके बाद इन्हें एक टारगेट के साथ भारत भेजा था। पहले ये रेकी करें, पहले ये वॉच करें, उसके बाद ये टारगेट फिक्स करें, और उसके बाद एग्जीक्यूट करें, यानी कि किस तरह से जो ब्लास्ट है उन्हें करना है। लेकिन बिल्कुल, ये और बहुत कई जगहों की रेकी पहले ही बिल्कुल और कई जगहों की रेकी होना अभी बाकी भी थी, यानी कि पॉइंट्स बहुत ज्यादा इनके फेरिस्त में थे कि किन किन ठिकानों को टारगेट करते हुए बड़ा नुकसान करना है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह बता दें कि हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्ध आतंकवादियों में एक संदिग्ध जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया मुंबई के धारावी का रहने वाला है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक समीर कालिया काफी वक्त से अंडरवर्ल्ड से जुटा हुआ था। आरोप यह भी है कि वो अपने पड़ोसियों से यह भी कहता हुआ नजर आया था कि वो भाई यानी कि दाऊद इब्राहिम का आदमी है, और इसी बात का धौंस दिखाकर वो इलाके में छोटे मोटे सेटलमेंट कराने का काम भी करता था। दो दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने देश के अलग अलग शहरों में भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पता चला कि इस टेरर मॉड्यूल को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ऑपरेट कर रहा था। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनमें 3 की गिरफ्तारी यूपी से हुई। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 ओसामा और जिशान जो कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, और ऐसे में उनसे पूछताछ लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सैकड़ों साल से इंतजार कर रहे राम भक्तों के इंतजार की सीमा खत्म होने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है, और न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां आप देखिए कि बहुत तेजी से काम लगातार जारी है। लंबे समय बाद ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिससे वो ये समझ पाए कि भगवान राम का मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक बहुत कुछ बनकर तैयार हो जाएगा, और दर्शन भी आम लोगों के लिए शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का राम मंदिर और करोड़ों राम भक्तों के सपनों का राम मंदिर तेजी से बन रहा है। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से लगातार जारी है। पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, दिसंबर में दूसरे फेज का काम शुरू होगा, और उम्मीद यही है कि 2023 में इस मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें रामलला को विराजमान किया जाएगा, और उसके बाद आम लोगों के लिए इस मंदिर को खोल दिया जाएगा दर्शन करने के लिए। ये तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, जो कि ये जानने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हुआ, और ये पहली तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी बाईं तरफ ये है मंदिर का फुटप्रिंट है, जहाँ पे रामलला भगवान का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। हम लोग जो लेवल पे खड़े हैं, इसी लेवल पे यहाँ से खुदाई चालू हुआ था, और इसी लेवल पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 5 मई 2020 को 5 अगस्त 2020 को यहाँ पे पूजा किया था, भूमि पूजा। इस वक्त हम राम जन्मभूमि के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। दिसंबर 2023 तक चंपत राय ने कहा कि गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, रामलला के दर्शन होने लगेंगे। हमारी दाहिने तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो लेयर है जहां भगवान राम विराजमान होंगे, और आपको एक पीला झंडा ओम का दिखाई दे रहा है। अगर हमारे दाहिने तरफ देखें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था। तो ये देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, जो मशीनरी है वो आपको दिखाई दे सकती है। यही वो लेयर है जो 48 लेयर बनकर तैयार होगी, और लगभग इतनी ही लेयर और बननी है, यानी करोड़ों राम भक्त, अरबों राम भक्त जो पूरी दुनिया में है, उनके लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 ला रहा है कि ये वो इलाका है जिसे 48 लेयर में तैयार किया गया, और बाद में यहीं पर राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो बनेगा, गगनचुंबी मंदिर बनेगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो लाल झंडा दिख रहा है उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था, और पूजन किया था, अर्चना की थी, और उसके 1 साल बाद
अगर आप ये तस्वीरें देखें तो काफ़ी कुछ बनकर तैयार हो गया। 67 एकड़ के इलाके में जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि राम भक्त जो लगातार इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, 500 साल बाद उन्हें अपने भगवान की जो आराध्य हैं, अपने भगवान रामलला विराजमान, वो गर्भगृह में मौजूद हो जाएंगे, यानी वो विराजमान हो जाएंगे और वो दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे दिसंबर 2023। बुलेटिन अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या, राम जन्मभूमि। और अजीत सिंह इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। अजीत, आपने उस ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण की ये तस्वीर दिखाई जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। इसके लिए ना जाने कितना लंबा संघर्ष भी हर किसी को करना पड़ा, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कहा जाए कि 2023 में आम जनता के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे राम लल्ला के लिए? देखिए, बिल्कुल रितिका, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की पूरी तैयारी है और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये अयोध्या का गेट। अगर आप देखें तो पीछे राम की पड़ी की तस्वीर यहां पर लिखी हुई और अयोध्या का गेट है। तो कहीं ना कहीं यहां तक उस मंदिर जो परिसर है ये लाया जाएगा। 110 एकड़ के आसपास की जो तकदीर है वो बदलने वाली है और इसीलिए चंपत राय ने कहा कि 12 मीटर लेयर, 14 मीटर लेयर उसको बनाएगा, जमीन के अंदर से 40 फुट ऊपर लाएगा, यानी 161 फीट की ये राम मंदिर बनेगा और काफी ऊंचा होगा। 161 फीट मतलब नॉर्मल तौर पर अगर कहा जाए तो 16 मंजिल के आसपास बनेगा और एक साल के अंदर बहुत कुछ बदल गया है, यानी जो 40 फुट जमीन के नीचे से लेयर थी वो अब जमीन के लेवल पर आ चुकी है। अगले एक सालों में आपको वहां बहुत कुछ देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले ये तस्वीर अपने दर्शकों को उस वक्त भी दिखाई थी जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने आए थे और आज एक बार फिर 16 सितंबर 2021, लगभग 1 साल से अधिक के समय के बाद फिर ये तस्वीरें हमने दिखाई कि कितना बदल गया। जो 67 एकड़ का इलाका था वो अब लगभग 110 एकड़ हो चुका है और 23 जो दिसंबर 2023 है तब तक रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और भक्तों के लिए रामलला का दर्शन खोल दिया जाएगा। इसके अलावा उस चारों तरफ भगवान राम और रामायण से जुड़ी मूर्तियां लगाई जाएगी, जिससे जो दर्शक हैं न केवल इस मंदिर का निर्माण, हर लिहाज से अयोध्या नगरी का भी विकास किया जा रहा है। और इसके बाद भी आप देखिए किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर जा रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि देखिए अयोध्या में अगर हमने फतेह कर ली तो हो सकता है कि यूपी की चाबी हमारे हाथ में हो। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि राम मंदिर 2023 तक राम मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और राम भक्त राम लल्ला के दर्शन कर पाएंगे। राम जन्मभूमि का जो निर्माण है वो लगभग शुरू हो चुका है, एक लेयर पूरी हो चुकी है। हमारे साथ चंपत राय जी हैं। सर, कितनी तैयारी और किस तरह से? नींव का पहला चरण पूरा हो गया, लगभग 14 मीटर मोटी गर्भगृह पर। गर्भगृह छोड़कर मंदिर के अन्य भाग में 12 मीटर मोटी चट्टान जमीन के अंदर डाल दी गई है और ये चट्टान, मैं इसको कहूँगा ये अजर और अमर है। सर, कहा जा रहा है 2023 से पहले गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। दिसंबर 2023 तक, पहले नहीं, तक सर, करोड़ों राम भक्तों को इंतजार है रामलला के दर्शन के लिए। आपका ट्रस्ट बहुत तेजी से काम कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है आप लोगों का और करोड़ों राम भक्तों का। अरे सारी दुनिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई, प्रधानमंत्री उसमें एक हिस्सा है। तो देखिए, ये थे चंपत राय जी, राम जन्मभूमि तीर्थ के जो ट्रस्ट हैं, सचिव हैं उनके, वो थे। और ये देखिए जो राम जन्मभूमि का इलाका है उसको लेकर उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और रामलला के दर्शन करने को मिल जाएंगे। और अजीत, देखिए चुनाव के लिहाज से अयोध्या नगरी बहुत खास हो रही है क्योंकि हर कोई यही बताने में जुटा हुआ है कि अयोध्या नगरी के विकास के लिए उसका क्या कुछ रोल है या वो आने वाले समय में अयोध्या नगरी के विकास के लिए कितना काम करेगा। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि अब पूरा का पूरा राजनीतिक अखाड़ा अयोध्या ही बन चुका है यूपी चुनाव का? देखिए, बिल्कुल रितिका, यूपी चुनाव का अखाड़ा अयोध्या और राम दोनों बन चुके हैं। सबको लगता है कि राम के सहारे ही 2022 की जीत की नैया पार करेंगे। बीजेपी हालांकि लगातार कहती रही कि राम और अयोध्या दोनों उनके एजेंडे में थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी विकास बुकलेट जब जारी की तो रामलला विराजमान के चित्र उस पर लगा दिए। आपने देखा होगा कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया उन्होंने अपनी यात्रा से शुरू की, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा ने अपना प्रबुद्ध सम्मेलन यहीं से शुरू किया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वो भी अयोध्या पहुंचे, दर्शन करने पहुंचे।
तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है। ओवैसी भी अयोध्या के रुदौली से उन्होंने शुरुआत की और कहा कि हम कश्मीर भी गए थे और अयोध्या भी जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि हर व्यक्ति को लग रहा है कि अब अयोध्या और राम दोनों राजनीतिक जो लाभ के लिए उनके लिए मुफीद हो सकते हैं और इसीलिए बार बार सभी राजनीतिक दल राम के और अयोध्या की बात करते हैं और भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी राम के पीछे छुप जाती है, राम का उन्होंने राजनीतिक इस्तेमाल किया। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर कहती है कि इसके पहले कोई राम की बात नहीं करता था, कोई अयोध्या नहीं आता था, कोई राम मंदिर की बात नहीं करता था, राम का नाम लेने में गुरेज था। लेकिन अब राम का नाम सब लोग ले रहे हैं, सब जनेऊ पहन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह मानिए रितिका कि 2022 में राम बिल्कुल, और ये मजबूरी बन जाती है हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए कि चुनावी फायदे के लिए अब अयोध्या नगरी का रुख किया जाए। अजीत आपके पास लौटेंगे, लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर न्यूज 18 की टीम ने विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद तिवारी से भी खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि मंदिर को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि 2022 के चुनाव से पहले मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लंबे अरसे बाद राम जन्मभूमि स्थल पर जहां भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है वहां मीडिया को बुलाया गया। बाकायदा ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई गई। हमारे साथ प्रवक्ता वीप के शरद जी मौजूद हैं। किस तरह से तैयारी और कितनी जल्दी राम भक्तों की आस पूरी होने वाली है? देखिए, लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है और यह 50 फुट का जो एक गड्ढा था उसको जो है बनाने का काम प्रारंभ हुआ और ये लगभग जो है 47 लेयर इसकी पड़ चुकी है। और आज जो है यहाँ पर अपने मीडिया के बंधुओं को बुलाया गया ताकि काफ़ी दिनों के बाद ये पहली बार श्री राम जन्मभूमि परिसर में लोगों को प्रवेश दिया गया, मीडिया के लोगों को। और इसके पूर्व जो है अभी प्रधानमंत्री जी जब आए थे तब उनके समय जो है मीडिया के लोग आए थे। जब 2020 को शिलान्यास रखी गई, आज 16 सितंबर 2021 चल रहा, कितनी तेजी से काम चल रहा है? बहुत रफ्तार से। तीव्रता तो बहुत है और मुझे लगता है कि अगर वर्षा की क्या कहते हैं वर्षा कम हो तो इसकी तीव्रता और भी बढ़ जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से वर्षा होने के कारण रुकावट बीच बीच में आती रही और आज भी देखिए किस प्रकार से वर्षा हुई और इसके कारण से आज का जो कार्य चलने वाला था वो रुका। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन इसमें रुकावट भी आएगी, लेकिन आने वाले भक्तों को क्या कहेंगे कितनी जल्दी? बिल्कुल वो प्रतीक्षा करें और शीघ्र से शीघ्र वो अपने रामलला को दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान देखें। गर्भगृह में जरूर वो पहुंच जाएंगे और मुझे लगता है कि 2022 में जो है यह कार्य उनको दिखाई देने लगेगा। तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक बहुत कुछ बनकर तैयार हो जाएगा और दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का राम मंदिर और करोड़ों राम भक्तों के सपनों का राम मंदिर तेजी से बन रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राम जन्मभूमि के उस 67 एकड़ इलाके में जहां भव्य और दिव्य राम मंदिर बनना है। दिसंबर 2023 तक रामलला के लिए गर्भगृह तैयार हो जाएगा, दर्शन खुल जाएगा और ये वो इलाका है आप देख सकते हैं जहां पर राम मंदिर बनकर तैयार होगा। लंबी लेयर होगी, 48 लेयर होगी। आप देख सकते हैं जो आपको ओम का झंडा दिख रहा है जहां पर प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था। इसके साथ ही लगभग 4000 करोड़ रुपए राम भक्तों ने इस राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी तरफ से दान भी दे दिया और एक लंबी धनराशि आई और ऐसा मंदिर बनेगा जो प्रधानमंत्री के सपनों का होगा। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके सपनों का ये मंदिर होगा और ये पूरी जो जगह है 67 एकड़ इसे विकसित किया जाएगा। इक्ष्वाकु वंश की अयोध्या बनाई जाएगी, यानी तैयारी सरकार की तरफ से पूरी की गई है कि सब कुछ आपको इसमें नजर आया है। पूरी रामायण को चित्रों में, मूर्तियों में उकेरा जाएगा। पूरी रामायण जो है उसमें दिखाई जाएगी। राम के दर्शन करने आने वाले, भगवान राम के लला के दर्शन करने के लिए जो लोग आएंगे वो मूर्तियों के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि आखिर राम मंदिर में क्या क्या चीजें होंगी। भगवान राम की जो पूरी रामायण की चित्र होगी, जो अशोक सिंघल का सपना था, जो मोदी का सपना है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगभग 4000 करोड़ के आसपास जो धनराशि है वो राम मंदिर निर्माण के लिए आई है। तो एक एक करके ये जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं और अभी भी अगर आप ये तस्वीरें देखें तो हमारे पीछे का जो इलाका है जो आपको दिखाई दे रहा है दूर तक, ये 67 एकड़ के आसपास का ये पूरा इलाका है। और आप देखिए जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो चारों तरफ की लेयर अभी और इसका निर्माण कर रहा है, बड़ी बड़ी निर्माता कंपनियाँ इस पर काम कर रही हैं। तो जो तैयारी है वो यही है कि दिसंबर 2023 तक भगवान राम का गर्भगृह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला था। एक दिन पहले महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को महिला विरोधी बताया।
राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर आरएसएस और बीजेपी ने किसी महिला को देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, और अब उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी, वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आप। राहुल गांधी ने कहा है कि आपकी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन कहीं आप दुर्गा को मारते हो, कहीं लक्ष्मी को मारती हो, और सीधे तौर पर हिंदुओं के नाम पर आप दलाली करते हो। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का और जिन वाक्यों का प्रयोग किया है, कहीं न कहीं हिंदू धर्म का घोर अपमान किया है। ये पहली बार नहीं किया है। राहुल गांधी जी ने पहले भी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। पहले भी राहुल गांधी जी ने कहा था जो लोग मंदिर जाते हैं वो तो लड़कियां छेड़ते हैं। पहले भी राहुल गांधी जी ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को एंडोर्स किया था। और कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं बार बार माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को राजनीति में लाने का भरसक प्रयास राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। दुख होता है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि हमने माँ दुर्गा को और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को मार दिया। क्या इस प्रकार के शब्दों का, इन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किसी और धर्म के अधिष्ठात्री देव या देवी के लिए किया जा सकता है? कदाचित नहीं किया जा सकता है। किंतु कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हिंदू धर्म को गाली देने से उन्हें किसी प्रकार से लाभ होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अपीजमेंट की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, मगर इस देश में ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता सब देख रही है, जवाब देगी। राहुल गांधी के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी समर्थन में दिखी। कांग्रेस और कांग्रेसियों की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यही है, राहुल गांधी जी बार बार जो बयान देते हैं और उसमें इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं, इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस ना देश की संस्कृति से ज्यादा उसको लगाव है और ना ही उनको कोई संस्कार आते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला सशक्तिकरण, महिला गरिमा, महिला सम्मान, इसको लेकर आदरणीय मोदी जी ने 11 महिलाओं को देश का नेतृत्व दिया है अपनी कैबिनेट में। चाहे कोई भी धर्म हो, उसके अंदर कहा जाता है कि अगर आप महिलाओं का ही शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो आप उस धर्म के सगे नहीं हो सकते। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू बेटियों के साथ ये हुआ और भाजपा के नेता बलात्कारियों के साथ खड़े दिखे। तो इसको भाजपा को समझाना पड़ेगा पूरे देश को कि अगर आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं तो आप हिंदू किस तरह से हैं। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने राहुल के बयान पर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग हिंदू धर्म की दलाली करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के राहुल गांधी के बारे में पूरे देश की जनता जान चुकी है कि कितनी उनकी बुद्धि है और उसी प्रकार से वो बात करते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए तो सदैव इसी प्रकार के उल जलूल बातें करते हैं। देश के लोग उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते, नहीं तो इस प्रकार से लोगों का, देशवासियों का और हिंदुओं का अपमान जो करने वाली बातों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। कह रहे हैं कि कहीं दुर्गा को मारा जाता है, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं ये लोग। वो उनको मालूम ही नहीं जमीन पे हो क्या रहा है। उनको कोई पर्ची दे देता है तो पर्ची में लिखा क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में पढ़ के भूल जाते हैं। उनको कुछ भी ना, जमीन से जुड़े ही नहीं। अंतिम सवाल करूंगा सर, ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस में महिलाओं को तरजीह नहीं दी जाती, आरएसएस प्रमुख के आसपास महिलाओं को आप नहीं देख सकते। जैसा मैंने कहा ना कि देखिए, हम लोगों को गर्व है कि हम लोग आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग स्वयं सेवक हैं। क्योंकि राहुल गांधी को खुद आके देखना चाहिए कि आरएसएस में किस प्रकार के देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता और इन सब के लिए काम होता है। क्योंकि राहुल गांधी जमीन पे जाते नहीं है, उन्होंने उनको देखा नहीं है और कोई इस प्रकार का उनको जानकारी ही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने बीजेपी पर निशाना साधा तो देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार किया।
भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जब हुआ और उसके बाद में उन्होंने यही जो है कारोबार शुरू किया, इसी के नाम पे जो है सरकारें बनाई, इसी के नाम पे कहीं पे दिवाली और ईद की बात की, कहीं पे हिंदू मुसलमान की बात की, लोगों को जो है जोड़ने की जगह जिस तरीके से अंग्रेज तोड़ते थे उसी राह पे ले चले। जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी में केवल तुष्टिकरण किया है, हिंदुओं को नीचा दिखाते हुए केवल तुष्टिकरण की राजनीति की है, ऐसे लोगों के जो उनकी टिप्पणियां होती है हम गंभीरता से नहीं लेते और आप भी गंभीरता से मत लीजिए।